अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके में ईटा के थ्रू ड्राइंग मास्टर का टेस्ट कंडक्ट हुआ था 27 अप्रैल 2025 को। इसको हम डिस्कस करेंगे दो हिस्सों में, तो ये हमारा पार्ट 1 है। ये टेस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ड्राइंग मास्टर के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको मिलेंगे इंग्लिश, पेडागोजी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और ड्राइंग के पोर्शन से। ये 5 हिस्से हैं। ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है जो आगे ड्राइंग मास्टर का टेस्ट देंगे, या फिर ये उनके लिए भी हेल्पफुल साबित होने वाला है जो नेक्स्ट टेस्ट में इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, पेडागोजी वाला पोर्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है और एक तरह के क्वेश्चन जैसे दूसरे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जस्ट उसकी स्टेटमेंट में एक आध वर्ड की चेंजिंग होती है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो डिस्कशन का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आ गया। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 29,791? तो हमने एक्चुअली मालूम करना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में हमारे पास कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम उसी के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो वही उसका आंसर आ जाए। अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाहते हैं क्या ये 29 हो सकता है, तो आप 29 की बजाय 9 को 9 के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई कर लें। जब आप 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, 81 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 और 8 9 72। अब आखिरी जो नंबर आ रहा है वो 9 आ रहा है और हमारे आंसर में आखिरी नंबर 1 होना चाहिए, तो ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, ये भी 9 वाला है, ये भी ठीक नहीं है। 37, 7 को 7 के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई 7 49 होता है। 49 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एंड पे 3 आंसर आ रहा है और हमारे यहाँ पर 3 नहीं है। इनमें से जस्ट 31 ऐसा है जिसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा। तो ये एक ट्रिक है जिसके जरिए आप शॉर्टकट वे में बगैर कैलकुलेटर यूज किए मालूम कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर हमारा राइट आंसर भी 31 ही है, क्योंकि अगर आप 31 को 31 के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 29,791। नेक्स्ट है एवरेज मार्क्स ऑफ 5 बॉयज इज 36 इफ द मार्क्स ऑफ एन अदर बॉय इज आल्सो इंक्लूडेड। उनकी जो एवरेज है वो 32 पे चली जाती है, एवरेज नीचे आई है, मतलब जो नेक्स्ट लड़का है छठा, इसके नंबर थोड़े हैं, तो हमने उसके नंबर फाइंड आउट करने। 5 लड़कों के नंबर हैं कुल मिला के 36 मल्टीप्लाई 5, ये बन जाते हैं 180। अच्छा, अब अगर आप छठे के भी नंबर ऐड कर दो तो एवरेज 32 रह जाती है। 32 यानी कि 6 बच्चों के ये नंबर हैं, अगर ये आप मल्टीप्लाई करें तो 192। तो 5 लड़कों की एवरेज थी 180, 6 की एवरेज आ गई 192। अब छठे के नंबर कितने हैं? 192 माइनस 180 यानी कि 12 मार्क्स। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अच्छा, किसी भी पॉलीगॉन का अगर आप हर एक इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका हमारे पास फार्मूला ये है, यानी n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। अब यहां पर आप हेक्सागोन का मालूम करना चाहते हैं तो n की जगह 6 आएगा, क्योंकि हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं। तो 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 6 - 2 4 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, 6 को इससे करें तो ये 30 आ जाता है, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 120। तो हर हेक्सागोन का हर इंटीरियर एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा। आपने एक्चुअली ये फार्मूला याद करना है। एक्सटीरियर एंगल के लिए भी फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने वीडियो लेक्चर सीरीज कैरी की थी, और इंटीरियर एंगल का भी। तो फार्मूलाज आप लोगों ने याद करने होते हैं, उसी से आपकी चीजें ठीक होती हैं। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 456 एंड एचसीएफ इज 6। If one number is 24, then find the other number। तो हमारे पास फार्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। अब आपके पास LCM है 456, HCF है 6 और फर्स्ट नंबर आपको पता है 24, सेकंड नंबर आपको नहीं पता, तो आपने क्या करना है, सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए 456 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 24 कर देना। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए बता दूं कि 6 4s are 24। अब 4 से आपने 456 को 4 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा 114। तो y इज इक्वल टू
114, ये आपका सेकंड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 डिक्रीज बाय 12%। तो हमने 12% मालूम करना है 625 का, और फिर उसको 625 से माइनस कर देना, क्योंकि हमने 625 में से 12% उसका कम करना है। तो उसका तरीकेकार क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 625। अभी से आप करके देख लें, 3 4s आर 12, 24s आर 100, और इसको इसके साथ करने के लिए ये आपका होता है 25। 625 को 25 से डिवाइड करें तो 25 आता है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75। तो 625 में से 75 नंबर आपने कम करने हैं। तो जब आप ये कम करेंगे तो ये आपका रह जाएगा 550। सो दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुनेद सेव्ड सम अमाउंट ऑफ हिज पॉकेट मनी, ही डिस्ट्रीब्यूटेड 3 out of 8 ऑफ हिज पॉकेट इट अमंग हिज ब्रदर्स। अगर वो 78 अपने ब्रदर्स को दे रहा है तो उसने व्हाट वाज द अमाउंट दैट जुनेद हैड इनिशियली। अब जुनेद के पास कोई अमाउंट है, उसने उसके 8 हिस्से किए, 8 हिस्से में से 3 उसने अपने भाइयों को दे दिए जो 78 रुपए बनते हैं। तो हमने देखना अमाउंट है कितनी। तो एक्चुअली हमें अमाउंट नहीं पता, 3 out of 8 ऑफ 78 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 out of 8 ऑफ x इज इक्वल टू 78। ठीक है, ये अमाउंट थी, इसका ये वाला हिस्सा जो है ये 78 रुपीज बनता है। तो हमने ये x मालूम करना है, उसके लिए हम 78 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये इसको कर देता है डिवाइड 26 को अब आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है। 26 मल्टीप्लाई 8, 6 8s आर 48, 4 कैरी करेंगे, 2 8s आर 16, 16 और 4, ये आपका 208 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को जज करना होता है, उसने इतनी रकम अपनी असल रकम का भाइयों में तकसीम की और वो रकम बनी 78, तो ये यहां से आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 96 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर गार्डन है इस तरीके से, इसका एरिया है 96 मीटर स्क्वायर। तो हमने इसकी विड्थ दी गई है, लेंथ मालूम करनी है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया हमें पता है 96 मीटर स्क्वायर, लेंथ मालूम करनी है, विड्थ 3 है। विड्थ को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 32। तो लेंथ हमारे पास आ गई 32 मीटर। 101 मिनट्स और 2 सेकेंड्स। अब इनके हमने सेकंड बनाने तो 108 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाले 2 सेकंड उसमें जमा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6062 सेकंड्स। Which of the following was the term given by Hindu press to the Lahore resolution? हिंदू प्रेस ने करारदादे लाहौर को करारदादे पाकिस्तान का नाम दिया था, यानी कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन। Who was अयूब खान्स मेन ओपोनेंट इन 1965 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? 1965 के इलेक्शन में अयूब खान के खिलाफ जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़ा था, मिस फातिमा जिन्ना ने। द एनिमल्स विच आर ऑफ सॉफ्ट बॉडीज, कौन से एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट है, फ्रीली मूव करते हैं या किसी चीज के साथ अटैच होकर जिंदगी गुजारते हैं, बॉडी के गिर्द कोई ना कोई शेल होता है, समटाइम शेल नहीं भी होता, और पॉन्ड में रहते हैं या रिवर में रहते हैं या ओशन में रहते हैं। तो ये सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स कौन से हैं? ये मोलस्क्स हैं, ये शेल्ड बॉडीज होती हैं इनकी मोस्टली। तो इनमें वो स्नेल वगैरह इस तरह के एनिमल आ जाते हैं, आपने सुने होंगे स्नेल्स। ठीक है, तो स्नेल्स इस ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। Which one of the following groups of disease caused by virus? वायरस से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है, फ्लू कोरोना वायरस से होता है, जिसकी जदीद तरीन किस्म आपने कोविड-19 सुनी है। मम्स, ये कान के पास वो मसला बन जाता है, हम उसे कान पेड़े कहते हैं, बच्चे को तेज बुखार हो जाता है। ये तीनों बीमारियां वायरस से होती हैं। बाकी जो नेक्स्ट हमारे पास बीमारियां हैं ये बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, ये फंगल, और ये आपके पास जो टाइफाइड है, चलो ये फंगल है, और ये आपके पास जो टाइफाइड है ये आई थिंक बैक्टीरियल है। रिंगवर्म भी फंगल है, फंजाई से होती है, थ्रीट फुट भी फंगस से होती है, स्मट भी फंगस से होती है। तो ऑप्शन ए आपका ठीक आंसर है। फोटोग्राफिक फिल्म ऑन विच इमेज इज टू बी प्रोड्यूस्ड इज मेड अप ऑफ, तो वो फोटोग्राफिक फिल्म किस मटेरियल से बनी होती है? वो सिल्वर हैलाइड से बनी होती है।
जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से मैसेंजर आरएनए तक जो जाती है और फिर साइटोप्लाज्म में उससे प्रोटीन बनती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना और फिर मैसेंजर आरएनए चला जाता है साइटोप्लाज्म में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपसे पूछा जाता है कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या होता है, तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। एक्सरे सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरे जो है ये रेडिएशंस होती हैं। और एनर्जी के मुकाबले एनर्जी की बात करें तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और गामा रेज के दरमियान होती हैं, कि गामा रेज की एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, उनसे कम एनर्जी होती है एक्स रेज की, और एक्स रेज से कम एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट की, और उससे कम होती है वायलेट रेडिएशन की। तो कौन सा मटेरियल होता है? विच मटेरियल यूज एज टारगेट इन एक्सरे ट्यूब? एक्सरे ट्यूब में हम एज ए टारगेट मटेरियल किसको यूज करते हैं? हम किसी ऐसे को यूज करेंगे जो आसानी से पिघले नहीं, तो हम टंगस्टन को यूज करते हैं क्योंकि ये आसानी से नहीं पिघलता और एक्सरेज को बर्दाश्त कर जाता है। ईसीजी एक टेस्ट होता है, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये किसको चेक करता है? किसकी हेल्थ को? ये हार्ट की हेल्थ को चेक करता है। तो ये हार्ट के मसल्स को उनको असेस करने के लिए यूज किया जाता है, कार्डियो हार्ट को कहते हैं। नाइलॉन बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। नाइलॉन जो है इसके धागे, इसके मटेरियल बनते हैं, ये सिंथेटिक पॉलीमर है, बड़ा डीट होता है, इसको पॉलीमाइड भी कहते हैं। तो नाइलॉन के कौन सी चीज इसमें से नाइलॉन का करैक्टर नहीं है? पुअर अब्रेशन नाइलॉन का करैक्टर नहीं है, क्योंकि नाइलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाई रेजिस्टेंस है, तो इसका पुअर अब्रेशन नहीं हो सकता, आसानी से ये डैमेज नहीं हो सकता। व्हाट डू वी कॉल द सम टोटल ऑफ ऑल लर्निंग कंटेंट्स, एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज दैट अ स्कूल सेलेक्ट? स्कूल वो कौन सी सारी चीजें यूज करता है ताकि वो बच्चे को अच्छी चीजें सिखा सके, वो करिकुलम कहलाता है। Which one of the following is considered a formal interaction between a teacher and student? टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो फॉर्मल इंटरेक्शन होता है किसी स्कूल कॉलेज में, जिसके जरिए टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्पेसिफिकली डिजाइन कोर्स बच्चे को सिखाता है ताकि उसके अंदर प्रॉपर चेंज आए उसके बिहेवियर में और उसके लर्निंग आउटकम में, तो इसको हम कहते हैं टीचिंग। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ टीचिंग, it is considered how many processes combine together to achieve effective learning outcome। तो ये टू वे प्रोसेस होता है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान टू वे इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट? एक साइंटिस्ट थे, नाम था आइवान पावलोव। ये सोवियत साइंटिस्ट हैं, आइवान पावलोव। इन्होंने कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी ये इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था डॉग पर, कि ये बेल बजाते थे, डॉग आता था तो ये उसे खाना दे देते थे। तो आस्ता आस्ता क्या हुआ कि डॉग ने ये बात अंडरस्टैंड कर ली कि जब भी बेल बजेगी उसे खाना मिलेगा, तो वो आस्ता आस्ता आदी हो गया। तो जब वो बेल बजाते थे तो दूर से ही राल टपकाता आता था, यानी कि उसने सीख ली थी एक चीज, उसने दो चीजों को आपस में जोड़ लिया था कि जब भी रिंग होगी, रिंगिंग ऑफ बेल, तो उसे फूड मिलेगी। तो उसने दो चीजों को कंडीशन कर लिया था, आपस में मशरूत कर लिया था, तो यह क्लासिकल कंडीशनिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड अकर्स व्हेन इंडिविजुअल ट्राइज टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड एडजस्ट न्यू सिचुएशन? आप जब भी कोई नई चीज सीखते हैं, आप किसी नई सिचुएशन को संभालना सीखते हैं, कि नई प्रॉब्लम को डील करना सीखते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को लर्निंग बोलेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये एडवर्ड थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग इंट्रोड्यूस करवाए थे। 20, 48 और 56 का आपने एचसीएफ मालूम करना है, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सके और वो बड़े से बड़ा नंबर हो, जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, तो वो हमारा आंसर है 4। उसके लिए आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर उनमें से कॉमन नंबर लेते हैं। जिस तरह 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 48 की करें तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये इस तरीके से आपने करनी होती है ना, ठीक है। और 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3, तो ये मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3।
और 56 का आप करेंगे तो 2 से करेंगे 28 रह जाएगा, फिर 2 से करेंगे 14 रह जाएगा, फिर 2 से करेंगे 7 रह जाएगा और 7। अब देखिए इसमें से आपको कॉमन क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। एक तो ये 2 तीनों में कॉमन है, फिर ये 2 तीनों में कॉमन है और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपने 2 × 2 कर लेना है, आपके पास इनका HCF आ जाएगा। व्हाट शुड बी एडेड टू 2a³ प्लस a² - 3a - 1 टू गेट 7 + 2a - a² + 4a³। यानी कि आपका क्वेश्चन ये है कि 2a³ + a² - 3a - 1, इसमें आप ऐसा क्या ऐड करें कि आपका आंसर आ जाए 7 + 2a - a² + 4a³। तो अब आपने क्या करना है, आपने x फाइंड आउट करना है ना, तो आप इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर ये जमा हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, आपने इसमें से इसको माइनस करना है और ये आपका राइट आंसर। ऐसा एंगल किस एंगल को एक्यूट एंगल कहेंगे? वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसे एक्यूट एंगल कहेंगे, जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे राइट एंगल कहेंगे, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इन अ सर्कुलर रीजन whose radius is 5 सेंटीमीटर इज, हमने सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है हमारे पास थीटा, यानी कि जो सेंट्रल एंगल आपके पास बन रहा है, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई r², यानी कि एरिया का आपके पास फार्मूला है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई r²। आपके पास रेडियस की वैल्यू है 5, आप r² लेंगे 25 हो जाएगी। थीटा है 60 डिवाइडेड बाय 360 1 डिवाइडेड बाय 6 और पाई आपको पता है 22/7 होता है, तो ये आप करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने इसमें पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 13.09, जो कि 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कंसीडर हो सकता है। तो ये ज्योमेट्री से रेलेवेंट क्वेश्चन है। What was one of the pressing issues जुल्फकार अली भुट्टो? जुल्फकार अली भुट्टो जब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने तो उस वक्त उनके सामने सबसे बड़ा मसला क्या था? नई जंग हुई थी 1971 की और पाकिस्तानी फौजी इंडिया की कैद में थे, तो उनको छुड़वाना जो था वो इसका सबसे पहला इनका पहला टारगेट था। Who was the new सोवियत लीडर? कौन से पहले सोवियत लीडर थे जिन्होंने अफगानिस्तान के मसले पर लचक दिखाई? तो वो थे मिखाइल गोर्बाचोव। ये वी को फे पढ़ते हैं रशियन से, मिखाइल गोर्बाचोव। ये 1985 की बात है। पाकिस्तान के कितने एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से हमारी एनर्जी की जरूरत पूरी करते हैं? तो ये 80% है। इनमें से प्रीफिक्स कौन सा है, यानी कि जो किसी वर्ड के शुरू में आप यूज कर सकते हैं? तो अन आप वर्ड के शुरू में यूज करते हैं, अननेसेसरी। ये तीनों सफिक्स हैं, ये वर्ड के एंड पर यूज करते हैं, ये वर्ड के शुरू में यूज करते हैं। तो केयरलेस, रीडिंग या फिर राइटर, तो ये सारे एंड में यूज हो रहे हैं। Which one of the following best shows a connotative meaning of fire? कॉनोटेटिव मीनिंग का मतलब होता है कि किसी लफ्ज का ऐसा मतलब जो जिसमें उसके फीलिंग्स का या जज्बात का इजहार हो रहा हो। तो आग कौन से जज्बात के इजहार के लिए होती है? जो गुस्से के लिए, ज्यादा एनर्जी के लिए या इंटेंस इमोशन के लिए फायर का वर्ड यूज किया जा सकता है। ये वर्ड्स हैं, आपने इनको रीअरेंज करना है। तो जब आप इनको रीअरेंज करेंगे तो वर्ड बन जाएगा ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर द टीचर अराइव्ड। शी इज पुअर येट शी इज ऑनेस्ट, तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो कंजक्शन है? येट कंजक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को मिला रहा है, शी इज पुअर को और शी इज ऑनेस्ट को। तो येट जो है यहां पे एज ए कंजक्शन यूज किया गया है। The words having the same sound and spelling but different meanings are called, ऐसे वर्ड जिनके सेम साउंड हो, सेम स्पेलिंग हो, उन्हें हम कहते हैं होमोनिम्स। फिर आगे होमोनिम्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, होमोफोन्स जिनकी साउंड सेम हो, स्पेलिंग डिफरेंट हो, और होमोग्राफ्स जिनकी स्पेलिंग सेम हो लेकिन साउंड थोड़ी सी डिफरेंट हो। वर्ड्स दैट लिंक टू पार्ट ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड, इनको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। जिस तरह के आप देयरफॉर लगा देते हैं, तो ये आपके पास दो सेंटेंस, एक सेंटेंस के दो पार्ट्स को लिंक करने के काम आते हैं। द कैट क्लीन्ड डैश आफ्टर ईटिंग, द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ, ठीक है। तो कैट के लिए आप हिम या हर के जो टर्म है वो यूज नहीं करेंगे, और एक है तो आप आवर भी नहीं यूज करेंगे। तो कैट क्लीन्ड इटसेल्फ आफ्टर ईटिंग, ये एनिमल्स के लिए यूज होता है। कोमा कहां पे करेक्टली लगाया गया है? तो ये चौथा है, नो के बाद कोमा आएगा, आई डोंट थिंक दैट इज राइट। तो ऊपर वाले तीनों में कोमे का जो यूज है वो गलत दिया गया है।
What does value contrast refers to in art? आर्ट के अंदर जो वैल्यू कंट्रास्ट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप पेंसिल का यूज कर रहे हैं तो शेड में इस तरह फर्क लाएं, टोनिंग में, कलर में इस तरह फर्क लाएं कि आपको कंट्रास्ट दिखाई दे। तो डिफरेंस इन वैल्यू और टोन, जिस तरह आप कहते हैं ना स्किन टोन, स्किन का जो कलर है उसमें डिफरेंस लाना। वट इज एन इम्प्लाइड लाइन? एक पेंटिंग आप बना रहे हैं और पेंटिंग में आपने लाइनें लगानी नहीं है, लेकिन आपने चीजों की तरतीब ऐसे रखनी है कि आपको लाइन महसूस हो। तो जिस तरह यहां पर ये पेंटिंग में ये लाइन आपको महसूस होगी, ये लाइन लगी नहीं होगी पेंटिंग में। इसी तरह दरख्तों की जो तरतीब है, तो ये एक लाइन इस तरफ शो होगी, ये इस तरफ शो होगी कि ये दरख्त इस तरफ को बढ़ रहे हैं, इस तरफ को कम हो रहे हैं। तो ये इंप्लाइड लाइंस होती हैं, इनको हम सजेस्टेड लाइन भी कहते हैं। ये लगाई नहीं जाती, लेकिन ये आपको आर्ट में महसूस हो रही होती हैं। विच कलर रिप्रेजेंट्स वेल्थ एंड रॉयल्टी? आर्ट में वेल्थ और रॉयल्टी के लिए पर्पल कलर यूज किया जाता है, क्योंकि माजी में पर्पल एक ऐसा कलर था जो हर किसी को मुयस्सर नहीं था, ये सिर्फ शाही खानदान इस्तेमाल करता था क्योंकि ये महंगा होता था। वजह क्या थी कि ये आपके पास कुछ स्नेल्स थे, उनके ब्लेडर के ये शेल स्नेल्स थे, इनके ब्लेडर से पर्पल कलर निकलता था, या फिर एक लाइकन्स थी, एलजी की एक टाइप थी रोक्सेला, इससे ये पर्पल कलर निकलता था। तो ये बड़ा महंगा कलर था, तो सिर्फ शाही खानदान इस्तेमाल किया करता था। तो पर्पल कलर शो करता था वेल्थ और रॉयल्टी को। आज भी ये उसी मानों में इस्तेमाल होता है। कौन सा कलर क्वाइटनेस, ट्रूथ और डिग्निटी को शो करता है? व्हाइट भी शो करता है, ब्लू भी। हमारे पास ऑप्शंस में ब्लू है, तो ब्लू इज द राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्यू फाइंडर? अच्छा, व्यू फाइंडर एक टूल होता है जो आर्टिस्ट यूज करता है। ये इस तरह का टूल होता है कि ये आप एक कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं, और इसके जरिए क्या करते हैं, एक अच्छी कंपोजिशन सिलेक्ट करने में हेल्प मिलती है। तो इसका यूज करता है एक पेंटर अपने ही काम को असेस करने के लिए। व्हाट इज द टर्म फॉर अ स्कल्पचर दैट कैन बी सीन फ्रॉम ऑल अराउंड? आप एक स्कल्पचर को चूंकि हर तरफ से देख सकते हैं, तो आप इसको इन द राउंड स्कल्पचर कहते हैं। एक पेंटिंग में और स्कल्पचर में क्या फर्क होता है? जो पेंटिंग होती है ये 2D होती है क्योंकि आप पेज पे बना रहे हैं, जबकि स्कल्पचर या मुजस्मा जो होता है ये 3D होता है। तो फर्क दोनों में हुआ डायमेंशंस का, एक की 2 डायमेंशंस हैं और एक की 3 डायमेंशंस हैं। Which two cities are associated with Indus Valley civilization? जो दरिया सिंध की पुरानी तहजीब थी वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जरिए रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये 2 शहर हैं जो इस तहजीब को रिप्रेजेंट करते हैं। चुखंडी ग्रेव्स ये कहां पे पाई जाती हैं? ये ग्रेव्स पाई जाती हैं 29 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट ऑफ कराची। कराची के मशरिक में 29 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये कुछ वॉरियर्स की ग्रेव्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हर्बीवोर्स की गट में रहते हैं, वो वहां पर अपनी रहायश रखते हैं, उसको खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, स्पेशली सेलुलोज, और बदले में उससे खुराक और पनाह लेते हैं। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ये म्यूचुअलिज्म कहलाएगा, क्योंकि इसमें दोनों का फायदा हो रहा है। कोमेंसुअलिज्म में एक का फायदा होता है, लेकिन म्यूचुअलिज्म में दोनों का, तो यहां पर दोनों का फायदा हो रहा है। फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन, एक जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन वो सेल्स होते हैं जो आपका ब्रेन बना रहे हैं। तो न्यूरॉन जो होता है इसका एक पोर्शन कहलाता है सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। कुछ फाइबर्स इसको इंफॉर्मेशन लाकर देते हैं और कुछ फाइबर्स इससे इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। जो इसको इंफॉर्मेशन लाकर देते हैं, जिस तरह ये मैंने ऊपर बना दिए हैं ये वाले, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये सेल बॉडी को इंफॉर्मेशन लाकर देते हैं। और एक फाइबर होता है या एक से ज्यादा फाइबर जो सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन दूर ले जाते हैं, इन्हें हम एक्सॉन कहते हैं। तो यहां पे हमारा राइट आंसर है डेंड्राइट्स। द फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन विच ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस टू सेल बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो एडेनिन होता है, ये किसके साथ बॉन्ड करता है? डीएनए में एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ। तो यहां पे हमारा राइट आंसर होगा थायमीन। इन डीएनए मॉलिक्यूल एडेनिन नाइट्रोजनस बेस इन वन स्ट्रैंड फॉर्म अ लिंक इन द ऑपोजिट स्ट्रैंड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, एडेनिन बॉन्ड बनाती है थायमीन के साथ और गुआनिन बॉन्ड बनाती है साइटोसिन के साथ। तो आप इसको इग्नोर करेंगे और आपका यहां पे जो राइट आंसर है वो है थायमीन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2। ये इसके 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब ये आपके पास कौन से ग्रुप में है? ये ग्रुप 2 है। और कौन से पीरियड में है? ये तीसरा पीरियड बन रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा पीरियड 3 ग्रुप 2। The exchange of gases between blood and capillaries takes place at which one of the following places? हमारी बॉडी में
गैसेस का जो एक्सचेंज ब्लड और कैपिलरीज के दरमियान हो रहा है, ये कहां पे हो रहा है? अगर हम अपने फेफड़ों की बात करें तो ये एल्वियोलाई में हो रहा है, क्योंकि ये इनकी थिकनेस बहुत कम होती है, एक सेल के बराबर थिकनेस होती है, तो गैसेस आसानी से आर पार आ जा सकती हैं। तो आपके फेफड़ों में वो सेल्स जो गैसेस का एक्सचेंज कर पाते हैं उन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में है, हमारे ब्लड में है और जरासीमों को पहचान कर उनका मुकाबला करती हैं, इन्हें ये एक्चुअली किस मटेरियल से बनी है? ये प्रोटीन से बनी होती हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी मैक्सिमम डिग्री है 2x² प्लस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने यहां पर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और किस तरीके से कि सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 4 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। चले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमें कहा गया है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पहले हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने का तरीका पता होना चाहिए। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, और जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो है सी डिवाइडेड बाय ए। तो हमारे पास यहां पे b की वैल्यू है k, तो ये हो जाएगा माइनस k, और a की वैल्यू है 2, इट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब आपने इसको सॉल्व ही करना है, 2 से इसको डिवाइड करें, ये 3 है, 3 मल्टीप्लाई 4 12, तो माइनस k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12। अच्छा, बाकी का पोर्शन हम यहां पे करते हैं, माइनस k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12। अब 2, ये जो आपके पास 2 है आप इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस k इज इक्वल टू 24। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइडों पर -1 से डिवाइड कर दें, इसका माइनस खत्म हो जाएगा और इसको माइनस मिल जाएगा, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई -24। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील करने का तरीका है, और यहां पर हमारा पार्ट 1 इस पेपर का हो जाता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सब कुछ हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोग स्पेशली वो तमाम कैंडिडेट्स जो कह रहे थे कि ये पेपर शायद कोई एमएससी लेवल का आ गया है, उनको बताता चलूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम अपने वीडियो लेक्चर सीरीज में बच्चों को पढ़ा चुके हैं, उन तमाम कैंडिडेट्स को पढ़ा चुके हैं जिन्होंने हमारे पास तैयारी की। वीडियो लेक्चर सीरीज में उनको लेक्चर्स दिए, उनके प्रैक्टिस टेस्ट लिए, उनकी बार बार प्रैक्टिस करवाई, उन्होंने जो गलतियां की उनको इंडिकेट किया, उनको राइट आंसर्स बताए। तो उनकी तरफ से ये बात हमें सुनने को नहीं मिली कि ये एमएससी लेवल का है। सबका यही कहना था कि सर आपने जो बताया वही पेपर में आज चीजें आई हैं। आप लोग ये हमारे कमेंट सेक्शंस में भी देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपनी तैयारी में कहीं कोई कमी छोड़ी है और अभी आपका पेपर कंडक्ट होने वाला रहता है और आप यही चीजें क्लियर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप ये मिस्टेक्स पेपर में ना करके आए, तो हम लोग यही स्टडी मटेरियल, अपने प्रैक्टिस टेस्ट सब आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीजें हासिल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट ईटीआर का कंप्यूटर टेस्ट होने जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डेफिनेटली आपने उसकी भी तैयारी करनी है। और अब यहां पर आपको मेरिट का इशू नहीं था, आपने जस्ट 50% मार्क्स लेने थे, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपने मेरिट बनाना है। आपने वहां पर जस्ट 50% पे रुक नहीं जाना, मैक्सिमम स्कोर हासिल करना है। तो उसके लिए आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा हिस्सा बन सकते हैं। हमारा हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।